आप क्या डॉक्टर से ज़्यादा बड़े हो गए हो? आप किस बेस पे आप लोग ये बोलते हो कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, जबकि डॉक्टर्स ये नहीं बोलते? बहुत सिंपल सा रूल है। मतलब मैं बताता हूँ कि तो तो बेसिक जैसे फिर से यही हुआ कि ये आपके वो जो आपने बताया कि जो दिक्कत इंसुलिन रेजिस्टेंस से जो दिक्कत हुई थी, हाँ, उसको ही ठीक कर देगा। बिल्कुल वही रूट कॉज पे काम कर रहे हैं। क्योंकि एक सवाल पूछिए, अगर मेडिसिन ठीक करने वाली होती तो इतने सालों से आपकी दवाइयों के डोज क्यों बढ़ रहे हैं? दवाइयाँ लेने के बाद भी हार्ट अटैक और किडनी फेल क्यों हो रहे हैं? तो मैं ये बताऊँ, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। पता, एक 3D स्कैम बोलता हूँ, जो अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम है। इसे बोलता हूँ डिजीज़, ड्रग एंड डायग्नोसिस। सबसे पहले तो बीमार होता है इंसान, पहले वहाँ पे जाता है, फिर उसकी डायग्नोसिस होती है, टेस्ट होता है, वहाँ पर कन्फर्मेशन मिलता है कि भैया ये आपको ये प्रॉब्लम है। तीसरा, उस बीमारी को मैनेज करने के लिए ड्रग दे दिए जाते हैं। अब ये ट्रैप का पर्पज़ पता क्या है? इस ट्रैप का पर्पज़ ये है कि मर्ज भी जिंदा रहे और मरीज़ भी जिंदा रहे, और बीच में हमारा धंधा चलता रहे। ऐसा होता है कि जैसे जो लोग थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं उनको डायबिटीज़ हो जाएगा? मीठा नहीं, बिल्कुल मीठा तो मतलब डाइट का पार्ट हो गया। बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ हैं अनूप सर, अनूप गुप्ता जी। आप सभी को राइट, जब हम हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में बात करते हैं और जो चीज़ इस समय एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा बड़ी तकलीफ बनी हुई है हिंदुस्तान में, राइट। और आई थिंक एवरी फोर्थ और फिफ्थ मैन, मैं विमेन तो नहीं बोलूँगा, जैसे विमेन में होता है ना कि एवरी फिफ्थ विमेन हैज़ पीसीओडी टाइप का दिक्कत, वैसे एवरी फिफ्थ और सिक्स मैन हैज़ दिस डायबिटीज़ का दिक्कत। तो बहुत ज़्यादा हम ओवरऑल फिटनेस की तो बात करेंगे, पर थोड़ा सा फोकस करेंगे डायबिटीज़ की तरफ। और सर है हमारे तरफ, और अनूप सर एक्सपर्ट हैं इसमें। ये तकरीबन आई थिंक इट्स बीन अराउंड 13-14 ईयर्स जब आप इसमें काम कर रहे हो। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये एक इस निश में बहुत डेप्थ में जाके काम कर रहे हैं। अभी तक आई थिंक हज़ारों लोगों को, कितने लोगों को इन्होंने डायबिटीज़ रिवर्स करने में, याद रख लेना, ये डायबिटीज़ रिवर्स करने में हेल्प करी है। क्योंकि नॉर्मली जितने भी लोग डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हो तो आपको भी पता है कि वो कभी रिवर्स तो नहीं होता, बस वो थोड़ा मोड़ा उसको सिम्टम को थोड़ा सा ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने रिवर्स करने में हेल्प करी है। तो ये पूरा का पूरा एपिसोड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनको दिखाना अपने हस्बैंड को या बाकी जितने भी लोगों को जिनको डायबिटीज़ की दिक्कत है, या फिर आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहते हैं, प्रिवेंशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ जो हमारा मेन टॉपिक होता है ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन, वेट लॉस, फैट लॉस, बेली फैट लॉस, इस सब के बारे में बात करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू सो वेरी मच सुमित जी फॉर इन्वाइटिंग मी। तो सर एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहला है सीधा आपके टॉपिक से कि डायबिटीज़ के बारे में ना 2-3 चीज़ें हैं कि आप और आपके जैसे और भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। राइट। जबकि आज से 5 साल 7 साल पहले हम कभी ये सुनते भी नहीं थे, मानते भी नहीं थे, राइट। तो मतलब आप क्या डॉक्टर से ज़्यादा बड़े हो गए हो? आप किस बेस पे आप लोग ये बोलते हो कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, जबकि डॉक्टर्स ये नहीं बोलते? बहुत अच्छी बात की आपने। पहली चीज़ तो ये मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर्स की जो ओपिनियन है या डॉक्टर्स का जो पढ़ाई लिखाई है, मैं अगर आपसे बात करूँ कि अगर आपको बचपन से चाइनीज़ पढ़ाई जाए, ठीक है, और फिर आपको बोला जाए कि आपको हिंदी में बात करनी है, क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू नो चाइनीज़ वेरी वेल। सिमिलरली जो करंट जो मेडिसिन्स का एजुकेशन है या करिकुलम है, वहाँ पर यही पढ़ाया जाता है कि ये बीमारी है, राइट, इस बीमारी के सिम्टम्स होते हैं। तो जो करंट हेल्थ केयर सिस्टम है, सो कॉल्ड हेल्थ केयर सिस्टम है, वहाँ पर आपको ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सिम्टम, और इस सिम्टम को मैनेज करने के लिए क्या दवाई दी जाती है, ये दी जाती है। इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई अता पता नहीं है। होलिस्टिक अप्रोच का कोई अता पता नहीं है। तो अब बात कर रहे हैं कि रिवर्सल की, तो मैं अकेला नहीं हूँ, पूरे वर्ल्ड वाइड हज़ारों लाखों रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो साइंटिफिकली प्रूव कर चुकी हैं कि यस, डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल। इवन अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, उनका एक क्राइटेरिया है कि अगर कोई व्यक्ति, राइट, जिसका फास्टिंग ब्लड शुगर लेस देन 100 हो जाता है और HbA1c लेस देन 6.5 है, बिना दवाइयों के 6 महीने अगर उसकी ये रीडिंग मेंटेन कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं डायबिटीज़ रिवर्सल या रेमिशन। तो आज ये बहुत वेल एस्टैब्लिश फैक्ट है और हम तो हज़ारों लोगों को हेल्प कर चुके हैं होलिस्टिक तरीके से रिवर्सल करने में। तो मतलब फिर क्या अवेयरनेस नहीं है, क्या है? तो फिर इतना ज़्यादा मतलब अगर मैं सीधी सी बात करूं कि इतने सारे लोगों को डायबिटीज़ क्यों होता जा रहा है, सबसे पहले तो ये। ठीक है,
तो देखो, डायबिटीज़ के बढ़ने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है, चूँकि आप भी एक फिटनेस कोच हैं, पिछले 15-20 सालों में ना जिस तरीके से हमारा खाना पीना और सोना उठना बैठना एज अ होल लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, वो एक सबसे बड़ा डिज़ास्टर है। मतलब सबसे पहली हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत नेग्लिजिबल हो गई है। मतलब सुबह उठेंगे, उठने के बाद ऑफिस, ऑफिस के बाद घर, घर में जो एक्टिविटीज़ होती थी तो मोबाइल, रही सही कसर कोविड ने पूरी कर दी, तो हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल था वो ख़त्म हो चुका। दूसरा, खाने की ईजी अवेलेबिलिटी। आज से 30-40 साल पहले इतने रेस्टोरेंट, इतना पैक्ड फूड अवेलेबल नहीं होता था। आज खाना मतलब आप फिंगर टिप पर, रात को 2 बजे लोग जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन करो। मतलब तो खाना ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल है, और वो भी अनहेल्दी बहुत इजीली अवेलेबल है, राइट। और हमारे जो पैटर्न्स हैं, मतलब रात का सोने का, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट स्लीप डिप्राइव कंट्री आफ्टर जापान। हमारी एवरेज स्लीप 6 घंटे की, 5 घंटे की रह गई है, तो स्लीप की लगी पड़ी हुई है, खराब हो चुकी है। स्ट्रेस लेवल नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। 70% वर्किंग प्रोफेशनल एडमिट करते हैं कि भाई भयंकर स्ट्रेस है। तो आप देखो ना कि हमारा पूरा जो लाइफ के जो सारे एरियाज़ हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो चुके हैं, एंड इसका नतीजा निकलता है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पीसीओडी, जितनी भी, क्योंकि इनको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां। एक तो होती हैं इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां, तो जो इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां थी उनके लिए हमने बैक्टीरिया मतलब एंटीबायोटिक वैक्सीन बना लिए, ठीक है, मैनेजेबल। बट ये जो बीमारियाँ हैं ना, इनका कोई एक कॉज नहीं है, इनके कॉज मल्टीपल हैं, राइट। लाइफस्टाइल भी है, जेनेटिक्स भी है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो जब तक हम सारे फैक्टर्स को मैनेज नहीं करेंगे, सिर्फ मॉर्निंग वॉक अकेली कर लेंगे या करेले का जूस पी लेंगे, है ना, या थोड़ी बहुत डाइटिंग कर ली, यूट्यूब के चैनल देखे, वैसे काम नहीं होने वाला। आपको एज अ होल कंप्लीट पूरी लाइफस्टाइल पर काम करना पड़ेगा, तब जाके हम इनको मैनेज, प्रिवेंट और रिवर्स कर पाएंगे। नहीं तो मतलब डायबिटीज़ का सीधा लेना देना हमारे लाइफस्टाइल से है, राइट? 100%, यस। और जैसे ऐसा होता है कि जैसे जो लोग थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं उनको डायबिटीज़ हो जाएगा या नहीं? मीठा नहीं, बिल्कुल मीठा तो मतलब डाइट का पार्ट हो गया, है ना। पर एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैंने मीठा खाना छोड़ दिया तो मुझे डायबिटीज़ क्यों हो रही है, या क्या मीठा खाने से होती है? भाई मीठा कुछ नहीं है, मीठे में कार्ब्स हैं बेसिकली, जैसे हम अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप मीठा नहीं भी खा रहे, लेकिन अगर पेल के चावल खा रहे हो और पराठे खा रहे हो सुबह दोपहर में, राइट, जब भी तो भी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, तो बेसिकली अगर इंडिया की देखी जाए, इंडिया में क्यों डायबिटिक बढ़ रही है, क्योंकि अगर पूरा साउथर्न इंडिया देखा जाए तो चावल मेन स्टेपल फूड है, और सेंट्रल नॉर्दर्न पार्ट देखा जाए तो पूरा रोटी दबा के खा रहे होते, और दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से अबव है। तो मतलब हमारी जो थाली है उसमें 70-80% रिफाइंड कार्ब्स ही होते हैं, प्रोटीन तो भगवान ही बचाए। मतलब ICMR की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में 80% लोगों की जितनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसका 50% भी नहीं ले रहे। तो प्रोटीन को तो टाटा बाय है, और फाइबर तो भूल ही जाओ। कभी आपके पास थाली आती है तो जैसे हमारे सब्जेक्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, वैसे 2 टुकड़े किकड़ी टमाटर के पड़े रहते हैं, खाए तो ठीक है। तो हमारी जो प्लेट है, थाली है, फंडामेंटली वही एब्सोल्युटली बड़ा ब्लेंडर है, वही सही नहीं है। तो इसी से सीधा पूछ लेता हूँ आपसे कि ठीक है, जितने लोगों को भी डायबिटीज़ नहीं हुआ है, राइट, आने वाले जिस हिसाब से जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, नहीं हुआ है, तो उनकी थाली आप बता दो फिर, थाली कैसे होनी चाहिए? थाली बताओ। बिल्कुल, बहुत सिंपल सा रूल है। मतलब मैं बताता हूँ कि ये अगर प्लेट है, लेट्स एग्जांपल, तो अपनी प्लेट को 50% डिवाइड कर लो। ठीक है। 50% आपकी प्लेट में सलाद और हरी सब्जियाँ होनी चाहिए, ग्रीन सलाद, हरी सब्जी, ठीक है ना, और एक आध सर्विंग फ्रूट की, ये 50% हो गया। बचा 25% सॉलिड प्रोटीन होनी चाहिए, किसी भी तरह की दाल है, राइट, प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए। बचा 25% कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और हेल्दी फैट्स, जिसमें नट्स वगैरह भी आ जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का मतलब? कॉम्प्लेक्स कार्ब मतलब वो कार्ब्स जो इजीली, मतलब जिनको डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट, जिनसे आपकी ब्लड शुगर तेज़ी से नहीं बढ़ती, है ना। होलसम हो गया, पोटैटो हो गया, राइट, तो है ना, आपका स्वीट पोटैटो, ओट्स हो गया, जिनमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहता है, वो धीरे धीरे करके, जैसे मिलेट्स हो गए, राइट। तो जो भी ग्रेन्स हैं अगर फाइबर के साथ रहेंगे, अच्छा हैवी फाइबर कंटेंट रहता है, तो वो कॉम्प्लेक्स कार्ब रहेंगे, और उनको बॉडी जब डाइजेस्ट करते हैं तो धीरे धीरे करके शुगर रिलीज होगी, तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी कंपैरेटिवली रिफाइंड जो कार्ब्स रहते हैं। ओके, आप बोलो कि अगर ये बैलेंस डाइट, अगर कम से डाइट, तो ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया। और आपने बोला कि इवन मूवमेंट एंड स्ट्रेस। हाँ, तो इसमें जैसा मैं बताता हूँ कि ये बुक आप देख रहे हैं, राइट, डायबिटीज़ वॉरियर, तो एक सिस्टम है डायबिटीज़ वॉरियर सिस्टम, और ये 5 पिलर्स है। मैं समझता हूँ कि नॉट ओनली डायबिटीज़, मतलब किसी भी इंसान को हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो ये 5 चीज़ें तो ध्यान रखो। सबसे पहले ये फिजिकल फिटनेस, राइट, ये नॉन नेगोशिएबल है, राइट, ये करना ही करना है।
ठीक है, फिर आता है आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, ठीक है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। फिर थर्ड आता है आपकी स्लीप की क्वालिटी, ओके, राइट। फोर्थ आता है आपकी गट हेल्थ। फिफ्थ आता है डाइट एंड न्यूट्रिशन। ओके, ये 5 ऐसे पिलर्स हैं। अगर जैसे बिल्डिंग बनी है तो बिल्डिंग के लिए भी पिलर्स चाहिए, मजबूत पिलर। अब लोग क्या करते हैं कि नहीं मैं तो सर डाइट भी ठीक ले रहा हूँ और जिम भी जा रहा हूँ, बस। लेकिन भाई साहब आपके स्ट्रेस लेवल बढ़े हुए हैं, आपकी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब है, गट हेल्थ का तो होता ही पता नहीं है। तो जस्ट लाइक ए कार, अगर आपके पास बेस्ट से बेस्ट गाड़ी भी है, लेकिन अगर एक पहिया ठीक है, दो ठीक है, दो खराब है, तो आप नहीं चला पाएंगे। तो आपको कंप्लीट 5 चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। 500 चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। यस तो यस। एक एक करके बात करते हैं। मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि जी जैसे आपने बोला कि फिजिकल हेल्थ, राइट? तो फिजिकल तो हम समझ रहे हैं बिल्कुल। कि वर्कआउट करना, व्यायाम करना, और डाइट और न्यूट्रिशन भी हम समझ गए। ठीक है ठीक ठीक है, है। बाकी जो 3 बच गए उसमें बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ, और आपने बोला कि ज़रूर ज़रूर। मेंटल हेल्थ यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्या फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बता ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ वॉकिंग करने से वो ठीक हो जाएंगे। ये एक सबसे बड़ी मिथ है हमारे हिंदुस्तान की। मैं देखा कि कई अंकल आंटी हैं, पेट बाहर निकला हुआ है 20 साल से, वही वो वॉकिंग नहीं करते, टॉकिंग ज़्यादा करते हैं। नहीं, बट डायबिटीज़ में जैसे डॉक्टर्स भी होते हैं, सभी लोग यही बोल देते हैं, राइट, कि मेडिसिन लो और कम से कम वॉक किया करो। वो बेयर मिनिमम है। लेकिन अगर ज़्यादा अच्छे से ब्लड शुगर को रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, तो हमारे बॉडी में जैसे पानी अगर फैल गया तो स्पंज का काम है, पानी सोख लेती है। ये जो मसल्स हैं हमारे बॉडी की, जितना ज़्यादा अच्छा तगड़ा मसल मास होगा, मसल्स तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, मसल मास लूज होता जा रहा है। तो वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसकी आप भी एडवोकेट करते हो कि ये तो बेहद ज़रूरी है, करना ही करना है, तो ये जनरल लोग नहीं कर रहे होते। सर वो कार्डियो कर लेते, मतलब वॉकिंग कर ली। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग साथ में कार्डियो, और 3SB फ्रेमवर्क में बोलता हूँ, स्ट्रेंथ हो, स्टेमिना हो, ठीक है, स्ट्रेचिंग हो और बैलेंसिंग। ये 4 तरह की फिजिकल एक्टिविटी अगर आपके डेली रूटीन में है, 45 मिनट टू 1 आवर, गुड टू गो। मतलब ये कंप्लीट एक होलिस्टिक फिटनेस हो जाएगी आपकी। नॉट ओनली योगा और ओनली कार्डियो, सबका कॉम्बिनेशन हो जाएगा इसमें। ओके ओके, तो ये वाला मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार, मैं तो हर समय बोलता रहता हूँ। हाँ हाँ बाकी एक बार आप लोग सुन भी लें और आप देखो भी इसको, सीखो भी कि इट इज नॉट ओनली वॉकिंग हाँ। बट ओवर, राइट, Overall. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑल्सो एंड अ बिट ऑफ योगा और स्ट्रेचिंग ऑल्सो, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। कंप्लीट, राइट। यस। और उधर अब सेकेंड वाला बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ की, ये क्या होता ये तो बहुत तगड़ी चीज़ है। आज आप देखो कि लोगों ने ना, जब मैं नॉर्मली बात करता हूँ कि भाई आपकी लाइफ कैसी चल रही है, स्ट्रेस के लेवल क्या है, सर स्ट्रेस है। डायबिटीज़ का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज स्ट्रेस, ठीक है। नॉट ओनली डायबिटीज़, फिर उसकी वजह से फिर अदर कॉम्प्लिकेशंस भी आने वाले। तो बेसिकली स्ट्रेस होता क्या है समझें, और इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं सरल भाषा में। तो स्ट्रेस इज़ नथिंग, बेसिकली हमारे बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, राइट। हमारे बॉडी को सेफ और सर्वाइव करने के लिए, आज से लाखों करोड़ों साल पहले हम जंगलों में रहते थे, केव्स में रहते थे, खूंखार जानवर चारों तरफ, मतलब हमारे चारों तरफ डेंजरस सिचुएशंस होती थी। तो उस सिचुएशन में हमारे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म है, फाइट एंड फ्लाइट मोड की। तो ये बेसिकली हमारे बेहतरी के लिए मैकेनिज्म है, राइट। ये आपको सेव करने के लिए मैकेनिज्म है। लेकिन जब यही स्ट्रेस बुरा भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, राइट। जब थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेस, जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, कोई प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर करना है, आपको टाइम पे कहीं पहुंचना है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस ज़रूरी है आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब बेवजह सुबह से लेकर शाम तक छोटी छोटी चीज़ों पर हम स्ट्रेस लेते रहते हैं, राइट। अब बात करें स्ट्रेस की, तो मैं एक बहुत ही तगड़ा, बहुत शानदार फ्रेमवर्क बताता हूँ। मतलब अगर ये बात किसी को समझ में आ जाए, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी से स्ट्रेस को ओवरकम करना बहुत आसान हो जाएगा। स्ट्रेस का रीज़न क्या है, सबसे पहले तो समझें। अगर कोई इंसान अगर कॉपी पेन लेके बैठे, अभी अगर आप बैठे हैं पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो अपनी कॉपी पेन उठाएं और अपने एक पेपर पे एक ड्रॉ लाइन कर दें, ठीक है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। आप लेफ्ट साइड लिखें, हेडिंग डालें, थिंग्स पीपल सिचुएशन दैट आई कैन नॉट कंट्रोल, ठीक है। राइट साइड डालें, थिंग्स पीपल सिचुएशन दैट आई कैन कंट्रोल। अब आप लिखें ऊपर से लेके कि ऐसी चीज़ें, परिस्थितियाँ, लोग जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एनवायरनमेंट, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ग्लोबल इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, ये तो बाहर की बात हो गई। अब आप जिस जगह जॉब करते हैं, आपका ऑफिस, आपका बॉस, आपकी कंपनी का मैनेजमेंट, आपके कलीग्स, आपके जूनियर, इन्हें आप नहीं बदल सकते, राइट। फिर आप आ जाएँ अपने रिलेटिव्स पे, फिर आप आ जाएँ नेबर्स पे, आप अपने घर में आ जाएँ, अपने इन लॉज, अपने पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ, स्पाउस, यहाँ तक कि बच्चों को। और सबसे बड़ा स्ट्रेस दिल्ली जैसी जगह में ट्रैफिक को लेकर। अब आप समझो, इस दुनिया में जितने भी लोग स्ट्रेस में हैं, 99% लोग स्ट्रेस में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, उनका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न पता क्या है,
दे वांट कि पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चले। मतलब आप अगर गाड़ी से निकले हो तो पूरा ट्रैफिक साथ मिलना चाहिए, क्लीन मिलना चाहिए, तो आप खुश हो जाओगे। अगर ट्रैफिक मिला तो आप दुखी हो जाओगे। आपके हस्बैंड ने या वाइफ ने आपका कहना मान लिया तो आप खुश हो जाओगे। उनने कहना नहीं माना, अपने मन का कुछ किया तो आप दुखी हो जाओगे। आप अगर सीनियर पोजीशन पे हैं, आपके पास 10 लोगों की टीम है, आपकी टीम आपके कहने से काम कर रही है तो आप खुश हो, और उनने आपके हिसाब से काम नहीं किया तो आप स्ट्रेस में हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी खुशी का रिमोट दुनिया के हाथ में दे रखा है। सुमित जी, आप बटन दबाओगे तो मैं रोऊंगा, आप बटन दबाओगे तो हंसोगे। सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ स्ट्रेस इन दिस वर्ल्ड ऑन दिस प्लानेट अर्थ इज कि हम दुनिया को, लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। और जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, कुछ सॉल्यूशन है ही नहीं है, हमेशा दुखी और फ्रस्ट्रेटेड रहने वाला। सवाल ये पैदा होता है कि आप इस दुनिया में किसको बदल सकते हो, किसको चेंज कर सकते हो। आंसर इज यू ओनली। हमारी उंगली ऐसी रहती है। ओके ओके। आप देखें ना, एक वुमेन है, कोई भी है, जैसे आपके पास बहुत सारी वुमेन्स हैं राइट, वो क्यों परेशान है, मेरा बच्चा कहना नहीं मानना, मेरे हस्बैंड मेरा कहना नहीं मान रहे। अरे भाई, हर कोई इंसान अपने आप में इंडिपेंडेंट है। आप चाह रहे हो कि वो आपके जैसे बिहेव करे, उनको ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए, तो मतलब स्क्रिप्ट लिख के देंगे क्या किसी को? वो भी यही चाह रहा है। वो भी यही चाह रहा है। तो तब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही कि हम एक दूसरे को बदलना चाह रहे हैं, रादर देन अगर हम ये सोचना शुरू कर दें। एक कुरकुरे का ऐड देखा होगा आपने, देखा ना, टेढ़ा है पर मेरा। मतलब आपकी ज़िंदगी में जो लोग जैसे हैं उनको अगर वैसा एक्सेप्ट कर लें तो काम कितना आसान हो जाए। भाई आज तक आपने देखा है कि करेले की और मिर्ची की लड़ाई हो रही है, या करेला मिर्ची से बोल रहा कि भाई तुम कड़वी हो जाओ, और मिर्ची करेले से बोल रही कि तुम तीखे हो जाओ। इज़ इट पॉसिबल? भाई यूनिवर्स में, सृष्टि में सिस्टम ही नहीं है, हर एक चीज़ का अपना एक रोल है। वैसे हम सभी लोग इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हैं। कुछ चीज़ें जो आप बदल सकते हैं, अपने मेहनत में आप काम कर सकते हैं, एफर्ट डाल सकते हैं, जिसका काम आपके पास है। तो ये स्ट्रेस को ओवरकम करने का, जब भी आपकी लाइफ में कभी भी स्ट्रेस है ना, आस्क वन सिंपल क्वेश्चन, क्या ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है? क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? ट्रैफिक में अंडर आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट? तो मैं फार्मूला बताता हूँ, BMJ। आप कभी भी स्ट्रेस में हैं, परेशान हो रहे हो, पूछो अपने आप से कि क्या आप इसे बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आंसर नो में आता है तो आपको क्या करना है? BMJ मतलब भाड़ में जा, गो टू हेल। कुछ कर ही नहीं सकते। और जब ये स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ने वाले हैं। अब कॉर्टिसोल हार्मोन का काम क्या है? आपको फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करना। ये कॉर्टिसोल हार्मोन आएगा, आपके पहले तो हार्ट बीट बढ़ा देगा, तो BP बढ़ गया। फिर आपके लीवर में और जो मसल्स में स्टोर्ड ग्लाइकोजन था उसे ग्लूकोज में पंप कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब आपको भागना है। तो इमरजेंसी मोड में बने रहेंगे। तो BP की भी प्रॉब्लम स्ट्रेस से हो रही है, डायबिटीज़ भी स्ट्रेस से हो रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जितने भी लोगों को ये पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनका सबसे बड़ा रीज़न स्ट्रेस है। तो आप कितने भी कायम चूर्ण खा लो, कितने ही कुछ भी कर लो, आप जब तक आप अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज नहीं करोगे, आपकी गट हेल्थ कभी ठीक नहीं होने वाली। सो स्ट्रेस न सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ बर्बाद तो हो ही रही है, मेंटल हेल्थ, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि आप इरिटेटेड रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, राइट? तो ओवरऑल आपकी लाइफ के हर डायमेंशन को बहुत नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करता है स्ट्रेस। और लोग इस बात को बहुत लाइटली लेते हैं कि ठीक है देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, बट दिस हैज़ टू बी टेकन केयर वेरी फर्स्ट। तो इसमें तो लेकिन कुछ लोग होते ही, मतलब अब मैं जैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि अगर जो आप बोल रहे हो ना कि दे कुड बी अराउंड, मेरे आसपास में जितने भी लोग हैं राइट, 70% या उससे भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि वो ट्रैफिक देखेंगे तो इरिटेट तो होंगे। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं यहाँ से अभी नोएडा से दिल्ली जा रहा हूँ और खूब ट्रैफिक है, मैं इरिटेट हो रहा हूँ, राइट? मैं इरिटेट हो, तो इसको कैसे मैं ठीक करूँ, क्या करूँ? सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप से, कभी भी आपको इरिटेशन हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? नहीं है। तो क्या स्ट्रेस लेने से ट्रैफिक ठीक हो जाएगा? नहीं। देन आप उस समय कोई और एक्टिविटी कर लें, अपने दोस्त को फ़ोन लगा लें, म्यूज़िक सुन लें। हाँ, तो मैं भी कल ट्रैवल करके आया, मुझे मालूम था कि 2 घंटे लगने वाले हैं। अब मैं बिल्कुल रिलैक्स कि भाई 2 घंटे लगने वाले हैं, मेरे पप्पा भी आ जाएंगे ना तो 1 घंटे में नहीं पहुंचा सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने 8-10 फ़ोन कॉल निपटा लिए, कुछ पॉडकास्ट सुन लिए, कुछ अच्छा। तो ये काम कब आएगा? जब आप कॉन्शियसली अवेयरनेस में रहेंगे कि आपको चूज़ करना है उस मोमेंट पे, आपको क्या डिसाइड करना है। तो कभी भी ये इतना सिंपल मैट्रिक्स है ना, मज़ा आ जाता है। मतलब कभी प्रॉब्लम ही नहीं है ना आपको।
बिकॉज जो आप बोल रहे हो ना, ये मैं भी करता हूँ कि ट्रैवल में इस समय सबसे बढ़िया फायदा तो ये होता है, ठीक है 1.5 घंटे लग रहे हैं ना, हाँ। तो 1.5 घंटे में मैंने वो सारी कॉल्स कर लिए जो फिर कहीं पहुंच के करता मैं, यस यस यस। या मैंने एक पूरा पॉडकास्ट देख लिया जो शायद मैं इतना बढ़िया तो मौका मिलता नहीं, तो आई एम हैप्पी 1.5 घंटे एक करे। ओके, क्योंकि वो तो अपनी स्पीड पे जाने वाला है ना। अब स्ट्रेस में आने से, अब मैं दूसरे काम के लिए आया तो मैं नेगेटिव स्टेट में हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो जिससे मुझे मीटिंग करनी है या कुछ बिजनेस डील करनी है वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता अननेसरी अपने शरीर को, अपने अपने परफॉर्मेंस को डाउन करने का। ठीक है ठीक है। अब अगला आते हैं थोड़ा गट हेल्थ पे, थोड़ा सा इसको समझाइए, गट हेल्थ होता क्या है? और गट हेल्थ बेसिकली अगर हम बात करें, हमारे बॉडी का ना सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है। कहते हैं कि अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है ना तो स्टेट पूरा ढंग से काम करेगा। तो हमारे बॉडी में लगभग 50 से 60 ट्रिलियन सेल्स हैं ओवरऑल देखा जाए। उससे ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स हमारे गट के अंदर है, लगभग 100 ट्रिलियंस के आसपास होती है जितनी बैक्टीरिया बॉडी में। मतलब जितना खुद का हमारा डीएनए है उससे ज़्यादा डीएनए हमारे अंदर बैक्टीरियल डीएनए है, अगर हम उन सेल को कंबाइन कर लें। तो देखें, इसको सिंप्लीफाई करें कि जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी है, कॉलोनी है, हमारी कॉलोनी में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ खुरापाती लोग भी रहते हैं। ठीक वैसे ही हमारे गट के अंदर अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, वायरल, फंजाई, बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। और ये इनका काम क्या है? इनका काम ये है, ये ऐसे बहुत बेनिफिशियल केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होती, एंड दे आर वेरी एसेंशियल। इनमें से एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन, जो हमारे हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जिसकी कमी से डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी आती है लोगों को। ये बनता आपकी गट में ही है। तो गट में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो बेसिकली हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, बहुत सारी प्रोसेस को कंडक्ट कर रहे होते हैं जो हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छी बात है। अब लेकिन जब ये गुड बैक्टीरियाज कम होते हैं, गुड बैक्टीरियाज कब होते हैं? जब हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं है, जंक फूड खा रहे हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ओवरऑल अगर अनहेल्दी लाइफस्टाइल करेंगे तो हमारे गट में गुड बैक्टीरियाज उनके नंबर कम होंगे, बैड बैक्टीरियाज बढ़ने लगते हैं। अब बैड बैक्टीरियाज क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे टॉक्सिन्स, ये बनाएंगे हार्मफुल केमिकल्स, और ये कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट करते हैं जिससे इंसुलिन रेसिस्टेंस आती है। लीकी गट सिंड्रोम हो जाता है, मतलब हमारी गट है ये परफोरेटेड हो जाएगी, मतलब छेद हो जाएंगे। अब जो स्टूल था, जो बॉडी से बाहर जाना था, वो स्टूल अब ब्लड में घूम रहा है। अब जब ब्लड में जाएगा, लीकी गट हो जाएगी, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा कि भाई ये फॉरेन बॉडी कहाँ से आ गई। तो वो फिर ऑटो इम्यून रिएक्शन शुरू, स्किन के जितनी भी बीमारियाँ हैं, इट जस्ट बिकॉज ऑफ गट हेल्थ हो रही है। अब फिर तुम 50,000 का भी फाउंडेशन लगा लो, कितनी महंगी कुछ भी क्रीम पोत लो, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गट हेल्थ ख़राब है। तो गट का और ब्रेन का बहुत तगड़ा कनेक्शन है। तो गट हेल्थ जो है वो हमारे बॉडी के लिए, हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ से जो अगर गट हेल्थ आपकी अच्छी है तो पहली बात तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहने वाला है, आप जो खाना पीना खा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा, प्लस ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। सो ओवरऑल वेलबींग के लिए गट हेल्थ, अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, सबसे क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसको इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, आपकी डाइट में अगर फाइबर इंटेक बहुत अच्छा है, ठीक है, सलाद है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फाइबर इंटेक अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो गट हेल्थ के लिए अच्छी, कुछ कर्ड हो गया, ठीक है, कांजी हो गया, जो फर्मेंटेड फूड होते हैं, ये गट फ्रेंडली फूड्स हैं, इनको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो गट हेल्थ बेहतर हो सकती है। ओके ओके। और आपने बोला कि गट के लिए ही, और गट अगर ठीक है तो फिर बाकी सारी चीज़ें दिक्कत, तो जितने भी, जैसे मान लो कि कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, ये सब कुछ उधर से बिल्कुल बिल्कुल गट हेल्थ की वजह से है। ये डिस्टर्ब है तो इसकी वजह से फिर गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, और फिर ये जब ज़्यादा और प्रॉब्लम नहीं होती तो फिर IBS में कन्वर्ट हो जाता है, फिर पाइल्स हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो यहीं पर है। तो एक रिपीटेड, हाँ, फिर से एक बार दोहराओ, हाँ, कि 5 गट फ्रेंडली फूड और 5 गट के लिए बहुत बुरे फूड। ठीक है। गट के लिए जो बुरे फूड हैं, राइट, उनको मैं बोल सकता हूँ प्रॉसम, ठीक है, PRAWSSM। पी का मतलब पैक्ड फूड, हाँ, कोई भी पैक्ड फूड डब्बे के अंदर बंद है वो गट के लिए भी कि पूरे हेल्थ के लिए बेकार है, मतलब, तो मैंने उसको गट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। R का मतलब रिफाइंड, ठीक है, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, कुकड है, रिफाइंड ऑयल है। A का मतलब एनिमल ओरिजिन, राइट, मतलब नॉन वेज, ठीक है। फिर आता है S, ठीक है, स्वीट, रिफाइंड चीनी। फिर आता है सॉल्ट, जो एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में मिल रहा है। और M का मतलब होता है मिल्क, राइट, जो पैकेट वाला मिल्क है, एनिमल बेस्ड मिल्क होता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर टाइम इन्फ्लेमेटरी है, जो आपकी गट को नुकसान पहुंचाएंगे। साथ में फिर मेडिसिन भी होते हैं, एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, जो गट को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, टॉक्सिन्स रहते हैं।
तो ये तो गट को नुकसान पहुंचाने वाले। गट फ्रेंडली में तो आप देखें ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सलाद हैं, फ्रूट हैं, ठीक है, एंड फाइबर है, ठीक है, एंड फिर फर्मेंटेड फूड जितने भी ढोकले हैं, जो भी हमारे ट्रेडिशनल इंडिया के अलग अलग रीजन में अलग अलग डिशेज़ बनाई जाती हैं, जो भी फर्मेंटेड है, रात को रखी और सुबह हम जो बनाते हैं वो सारे डिशेज़ जो आते हैं ये गट फ्रेंडली हैं। तो इडली गट फ्रेंडली है? हाँ बिल्कुल है, गट फ्रेंडली है। नॉर्मल हिसाब से बनाया नॉर्मल जाता है? हिसाब से, यस, वो वाला सूजी वाला नहीं? बिल्कुल, यस यस, जो नॉर्मल मिक्स बनाया आता जाए। है, मिक्स हाँ वैसे नहीं? वैसे नहीं। ओके हाँ। ओके। ढोकला ढोकला है, जो भी मतलब ट्रेडिशनल हमारे इंडियन घरों में बनाया जाता है, होम कुक्ड फूड, फर्मेंटेड। अचार इनफैक्ट पुराने टाइम अचार में भी अचार घर का बनाया हुआ घर का बनाया अचार, यस। कांजी वगैरह जो बनाते हैं वो, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गट फ्रेंडली हैं। ठीक है ठीक है। और आपके 5 थे उसमें, और गट के बाद कौन सा था? अब ये तो आ गया, अब आता है आपका स्लीप। स्लीप। तो आप स्लीप का भी देखें कि सबसे बड़ा जो स्लीप का मेन पैटर्न है वो है हमारे हाथ में जो मोबाइल फ़ोन आ गए, स्क्रीन टाइम आ गया। तो जैसे जैसे अभी स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, लोग आज एवरेज 3 घंटे 4 घंटे लोग, हमारे स्लीप का जो मेजर रीज़न है वो ये है कि आज से हम कई लाखों करोड़ों साल पहले जब जंगलों में रहते थे तो भाई अंधेरा हो गया, यहाँ पर पीनियल ग्लैंड है, उसे सिग्नल मिल जाता कि भाई अंधेरा हो गया, वो मेलाटोनिन हार्मोन बनाना शुरू किया और आप 7 बजे तक सो गए, 8 बजे तक। मैं भी गांव में जब रहता था तो 7-8 बजे तक सन्नाटा होता था, क्योंकि उस समय लाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती थी और लोग अपने काम वाम किए सो गए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि बंदा 7 बजे तो ऑफिस से आ रहा है, फिर वो फ्रेश व्रेश होएगा, 8 बजे 9 बजे तक डिनर करता है। अब उसके बाद जब पलंग पे बैठता है तो बेडरूम में सामने टीवी लगी हुई है और हाथ में मोबाइल फ़ोन है। अब 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, तो अब ये लाइट से ब्रेन को सिग्नल किया जा रहा है कि भाई अभी तो दिन निकला है। जनरली उसको सिग्नल चाहिए अंधेरे का, तो उसको सिग्नल जा रहा है कि भाई अभी तो लाइट है, अभी तो दिन निकला हुआ है। तो बॉडी में जो मेलेटोनिन सीक्रेट होना चाहिए, जितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, वो सीक्रेट नहीं हो पा रहा। तो अब रात को लेट तो जाएगा, 1-8 घंटा तो नींद आने में लगेगा। अब जब सुबह उठेगा तो आप खुद चेक करिए, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके एनर्जी लेवल कैसे रहते हैं। अगर आपके एनर्जी लेवल डाउन है, कम है, टायर्डनेस है, उठने का मन नहीं कर रहा, इसका मतलब आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत पुअर है, कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं स्लीप में, जिसकी वजह से आप अगले दिन टायर्ड हैं। अब जब थकावट होती है तो फिर क्या चाहिए, कॉफ़ी चाहिए आपको, कुछ ना कुछ स्मोकिंग चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे किक के लिए आप फिर सब्सटेंसेस पर डिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं। तो लोग स्लीप को भी बहुत हल्के में लेते हैं, बस जाके सोना ही तो है। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि जितना ज़रूरी 2 टाइम का खाना है, उससे भी कहीं गाना ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए स्लीप है, क्योंकि सारी बॉडी का जो हीलिंग है, रिपेयरिंग है, डिटॉक्सिफिकेशन है, ओवरऑल बॉडी जब रिचार्ज होती है अगले दिन के लिए, तो वो स्लीप से ही होती है रिकवरी। आप भी फिटनेस में यही स्लीप के बारे में बताते हैं। तो स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम ज़िंदगी का 1/3 पार्ट सोते हुए निकालते हैं बस। तो नेचर ने कुछ समझदारी दिखाई होगी ना कि भाई 8 घंटे आपको सोने का सिस्टम बनाया हुआ है। तो जब 1-2 दिन हो तो चलता है, लेकिन जब ये लगातार स्लीप डिप्रिवेशन रहता है, तो आप देखें ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो उनका वजन बढ़ेगा और ओबेसिटी बढ़ेगी, फैट बढ़ेगा, फैट गेन होगा, बेली फैट गेन होगा, राइट। क्यों? क्योंकि आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, तो क्रेविंग आएगी, हंगर हार्मोन जो लेप्टिन ग्रेलिन हार्मोन है उनका बैलेंस बिगड़ चुका है, तो फिर जंक फूड खाने का मन करेगा, है ना, माइंडलेस ईटिंग आप करेंगे। तो स्लीप प्रॉपर नहीं है तो वेट गेन हो रहा है, फैट गेन हो रहा है, और वेट गेन फैट गेन मतलब बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी सारी बीमारियों की शुरुआत। तो एक छोटी सी मिस्टेक से। दूसरी चीज़, एक रिसर्च की गई सुमित जी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि देयर वाज, आपने देखा होगा ना रोड्स पे लिखा रहता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, मतलब अल्कोहल पी के आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो एक जस्ट ऐसे ट्रायल की गई कि एक ग्रुप ऑफ ड्राइवर्स दिए गए जिनको भयंकर पिलाया गया, ठीक है, और एक ग्रुप ऑफ ड्राइवर थे जिन्हें 5-7 दिन प्रॉपर नींद नहीं दी गई, ठीक है, और दोनों को फिर रात को छोड़ दिया गया। एंड यू विल बी सरप्राइज, जिस ग्रुप ऑफ ड्राइवर्स ने नींद प्रॉपर नहीं ली थी उस ग्रुप में ज़्यादा एक्सीडेंट हुए थे कंपेरेटिवली जिनने अल्कोहल पिया था। मतलब अल्कोहल से भी ज़्यादा खतरनाक है प्रॉपर नींद का ना होना। फिर आप देखें, नींद अगर प्रॉपर नहीं हुई तो अब जब आप सुबह उठेंगे तो एनर्जी लेवल डाउन रहेंगे, एनर्जी लेवल डाउन जाएंगे तो आप ऑफिस जाएंगे तो आपका जो काम, जो परफॉर्मेंस था, जो प्रोडक्टिविटी था, वो ख़त्म है। मतलब जो काम 1 घंटे में होना था वो 3 घंटे में, आपकी कॉग्निशन खत्म हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग पावर पुअर है, और फिर आप इरिटेटेड हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, मतलब आपकी एनर्जी लो हो गई, परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी कम हो गई। अब जब काम प्रॉपर नहीं होगा तो कैरियर ग्रोथ प्रॉपर हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। देन आएगा आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, और वो फ्रस्ट्रेशन घर पे निकलेगा। मतलब मैं ये मानता हूँ कि स्लीप जो है ना, वो आपकी पूरी लाइफ का वन ऑफ द सेंट्रल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरी लाइफ को हिला दिया ना, मतलब सिर्फ एक काम ढंग से नहीं किया तो।
अब दिक्कत ये आती है कि लोग बोलते हैं कि सर हमें नींद नहीं आ रही। तो नींद तो आ जाएगी, और नींद कैसे बेहतर करनी है उसका मैं सोल्यूशन देता हूँ 2 से 3 टिप। सबसे पहली चीज़ तो ये मान लो कि आज से अगर वीडियो देख रहे हो, आप पॉडकास्ट देख रहे हो, तो अपने ही मोबाइल में आज एक अलार्म सेट कर दो, जैसे बोलते हैं GNA, गुड नाइट अलार्म लगा लो। क्योंकि ज़्यादातर लोग सुबह का अलार्म लगाते थे और आज तक नहीं उठ पाए। प्रॉब्लम ये थी कि रात का सोने का टाइम फिक्स नहीं था। द मोमेंट यू फिक्स योर स्लीपिंग टाइम, सुबह उठने का टाइम ऑटोमेटिक विद इन ए वीक लोग का एक्सपीरियंस है बिना अलार्म के उठ जाते हैं। ये तो मैं सबको बोलूँगा, ये इसलिए कर लो कि ये तो मैं करता हूँ। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ यस, कि मेरे घर में सबका ही, पापा मम्मी तो सब 10:30 का है, हाँ। तो मेरा 10:30, 10:35, 10:40 मतलब स्नूज है वो। जैसे अच्छा। उठने के 2-3 अलार्म होते हैं, बिल्कुल, तो वैसे ही वो लगातार बजेगा 10:30, 10:35, 10:40, उसके बाद नो, उसके बाद तुम्हें जाना ही है। बंद करना है। और बिल्कुल हाँ, तो ये तो बहुत बहुत अल्टीमेट चीज़ है। मतलब ये एक छोटी सी हैबिट है ना, बहुत गेम चेंजर है। सोने का टाइम फिक्स कर दिया ना, तो आप सोचो अगला दिन, अगला पूरा रूटीन कितना सेट हो जाता है। लोग बोलते हैं ना मुझे टाइम नहीं मिलता सुबह, प्रॉब्लम यही कि हमारी रात 11 बज रहा है, कभी 12 बज रहा है और कभी 1 बज रहा है, वो डिसिप्लिन में नहीं आती। तो ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज है। दूसरा, आप जिस रूम में सोते हैं, मतलब सोने का और डार्कनेस का बड़ा गहरा कनेक्शन है ना। तो पूरा रूम डार्क रखें, 1 घंटे 2 घंटे पहले मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अवॉइड करें। एंड आपका जो रूम है, जो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा 1-2 डिग्री कम रखें, थोड़ा सा ठंडा रहेगा तो नींद अच्छी आएगी। बाकी सोने से पहले अगर कुछ डीप ब्रीदिंग, जैसे 2-5 मिनट की डीप ब्रीदिंग आपने कर ली। अगर बहुत ज़्यादा स्लीप इशू है तो योग निद्रा जैसी होती है कि डीप ब्रीदिंग के साथ में रिलैक्सेशन जैसी होती है, वैसी कर ली। तो ये करने से मेरे ख्याल से एक अच्छी डीप स्लीप आ सकती है। ओके, इसमें तो मैं सबको सजेस्ट भी करूंगा, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा योग निंदा तो मैं बहुत मानता हूँ। तो मुझे तो लगता है कि किसी को भी थोड़ी दिक्कत है Yes. तो वो योग निंदा प्रैक्टिस करे, और डीप ब्रीदिंग या थोड़ा सा प्राणायाम लास्ट में सोने से पहले 5-7 मिनट, तो इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। लेकिन हाँ, एक दिन ना करे, कम से कम जो आप बता दो फिर से कि जो भी आप बोल रहे हो, जितनी भी चीज़ें आप बोल रहे हो, ये कम से कम 15-20 दिन प्रैक्टिस करो पहले। 21 डेज, मतलब ऐसे चैलेंज कर लो। हाँ, कि ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन में नहीं हुआ फिर आपने गड़बड़ कर दिया। हाँ, वो राइट। तो प्रैक्टिस है, मतलब ये कोई एक दिन का काम नहीं है। बिल्डिंग हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अ वन डे गेम, इट्स ए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। मतलब तो आपने बोला फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, गट हेल्थ, स्लीप एंड न्यूट्रिशन। हाँ, न्यूट्रिशन में कवर कर लिया, बेसिक कवर कर लिया। और इसमें 1-2 चीज़ें बताना फिर। हाँ कि लेकिन ये तो फिर बड़ा मेहनत का काम हो गया। जैसे कि मैं नॉर्मल देखूं, हाँ, मतलब मेहनत का मेरे लिए, आपके लिए शायद नहीं है, हाँ, लेकिन जिनको भी डायबिटीज़ है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं अपने जानने वाले, आपके भी होंगे मेरे भी होंगे, राइट, जिनको भी डायबिटीज़ है वो आराम से ऑफिस जाते हैं, सब कुछ करते हैं, बस उनके 2 रूटीन मैंने देखे कॉमन, कि वो चावल थोड़ा नहीं खाते, कम खाते हैं, मीठा कम खाते हैं, और थोड़ा वॉक कर, इसके अलावा तो कुछ नहीं करते, दवाई खाते हैं। यस यस, राइट। तो उस हिसाब से मतलब उनका ठीक नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा, इस जन्म में कभी ठीक नहीं होएगा। अगर ये पूरा ये जो आपने बोला 5 हाँ चीज़ें नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। उसका रीज़न यही है कि हम बस एक कॉज पे काम कर रहे हैं। और मज़े की बात बताऊँ कि डायबिटीज़ के जो रियल रूट कॉज है वहाँ पे तो हम पहुँचे ही नहीं अभी, उस पर तो लोग काम ही नहीं कर रहे। ओके। जनरली होता क्या है डायबिटीज़, थोड़ा सा मैं अगर एलेबोरेट करूँ कि डायबिटीज़ एज ए डिजीज़, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सर मेरी शुगर बढ़ी हुई है, मेरा HbA1c बढ़ा हुआ है, बट कभी ये सवाल आपने किया कि ये क्यों बढ़ा हुआ है, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस आ चुका है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो रही। तो आप देखें कोई भी ट्रीटमेंट जब कराने जाता है तो इंसुलिन रेसिस्टेंस पे कोई समझाते ही नहीं, बात ही नहीं करता, इवन फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट भी नहीं कराते। हाँ, नहीं कराते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ फास्टिंग शुगर होता है नॉर्मली। हाँ, फास्टिंग शुगर कराते हैं। तो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करता हूँ यहाँ पे कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आपकी फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, और अगर आप यंग एज में हैं और आपको पता करना है कि मुझे 5 साल बाद डायबिटीज़ होने वाली है, नहीं है, तो एक बहुत ही शानदार टेस्ट है जो करा सकते हैं, उसे बोलते हैं होमा IR टेस्ट। होमा IR टेस्ट बेसिकली ये इंसुलिन रेसिस्टेंस का टेस्ट होता है। इसमें फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग ग्लूकोज के लेवल लिए जाते हैं। तो और ये बहुत एक्यूरेट टेस्ट है, मतलब जिससे एक्चुअल में आपकी बॉडी की कंडीशन पता चलती है कि अभी आपकी बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस के लेवल क्या है। ओके। हाँ, तो ये होमा IR टेस्ट जो है ना, इससे आपकी बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस के लेवल पता चल जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस अगर बढ़ी होगी तो डायबिटीज़ तो होना पक्का है और अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होना पक्का है। राइट, पहले पकड़ में आ जाएगा, पहले पकड़ में आ जाएगा। और जो ट्रीटमेंट भी आप कर रहे हो वो क्यों असर नहीं कर रहा, क्यों 500 mg की गोली 1000 पे जा रही है, 1000 की 2000 पे जा रही, क्यों? क्योंकि आप रूट कॉज को एड्रेस ही नहीं कर रहे, दैट इज इंसुलिन रेसिस्टेंस। हम सिर्फ ब्लड रिपोर्ट को मैनेज कर रहे हैं, ग्लूकोमीटर की रीडिंग को मैनेज कर रहे हैं। सो ये सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो डायबिटिक पेशेंट के साथ में होता है, उन्हें लगता है कि सर हम तो घर का बना खाना खाते हैं।
भाई हमारे घर में तो सिंपल खाना बनना है सर, फिर हमें क्यों डायबिटीज़ हो जा रही है? नहीं, एक बार मैं इससे पहले वापस उस पर फिर से समझूंगा, हाँ, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो आपने बोला, तो नॉर्मली बेसिक लेमन में समझा दो कि इंसुलिन क्या है, ठीक है, और इसका क्या काम है, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो क्या होता है कि हमारे बॉडी में हम जो भी खाना पीना हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये खाना अल्टीमेटली डाइजेस्ट होगा और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा सरल भाषा में। तो जैसे गाड़ी में हम पेट्रोल डीजल डालते हैं एज ए फ्यूल की तरह, वैसे ही हमारे बॉडी की जो सेल हैं उनके लिए ग्लूकोज एक फ्यूल का काम करता है। तो अब मान के चलिए ये आपकी एक सेल है, ठीक है, और आपकी सेल जो है इसके ऊपर गेट रहते हैं जिसके थ्रू ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर कर रहा होता है। अब एक सिंपल से एग्जांपल समझें, आप एक घर में रहते हैं, वो घर मान के चलिए आपका सेल है, और आपके घर में एक मेन डोर है जिससे आप एंट्री और एग्जिट करते हैं, और उस मेन डोर के ऊपर एक चाबी है, की है, राइट। तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन का काम है वो चाबी का, ठीक है, और आप अपने आप को समझिए आप ग्लूकोज हैं। तो अगर आपको घर में एंटर करना है तो आप घर में तभी एंटर कर पाएंगे जब गेट का अनलॉक होगा, गेट खुलेगा। तो ठीक, सेल्स घर सेल्स, हाँ, सेल मतलब आपकी घर, ठीक है, और एक गेट है, और गेट के ऊपर एक लॉक लगा हुआ है जो खुलता है इंसुलिन नाम की चाबी से। तो अब समझिए जब हम खाना खाए, ग्लूकोज आ चुका है गेट पे, ग्लूकोज सेल के अंदर तभी एंटर करेगा जब ये सेल, जब इंसुलिन इस लॉक को अनलॉक करेगा, खोलेगा। तो जब आप हेल्दी हैं, फिट हैं, नॉर्मल कंडीशन में आपकी पैंक्रियाज से इंसुलिन बनता है, वो आता है, लॉक खोलता है, ग्लूकोज सेल के अंदर गया, काम बराबर हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जब हम लगातार लंबे समय तक हाई कार्ब डाइट ले रहे होते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो जब कंसिस्टेंट आपके ब्लड में शुगर के लेवल बढ़े रहते हैं, तो आपकी बॉडी को हाई ब्लड शुगर के लेवल को मैनेज करने के लिए उतना ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। ओके। जितना ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल होगा उतना ज़्यादा आपकी पैंक्रियाज को इंसुलिन बनाना पड़ेगा। अब होता ये है कि जितना आपकी सेल को ज़रूरत था इंसुलिन सेल ने ले लिया, लेकिन उसके बाद भी अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ा हुआ है बॉडी में। तो अब ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक खतरनाक सिचुएशन आती है हमारे बॉडी में। ये इंसुलिन इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पकड़ के विसरल फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। जो आप बेली के चारों तरफ देख रहे हैं, लिवर, किडनी, हार्ट के ऊपर जो डिपॉजिट फैट है, ये फैट जमा हो गया। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं पूछूं कि सुमित जी, आप अपने घर पे हैं, आप और आपके फैमिली मेम्बर कुछ दिन के लिए ट्रैवल के लिए बाहर गए, और आपका जो डोर का मेन लॉक था, उसका जो की होल था, वहाँ पर सोसाइटी के कुछ बच्चों ने ना कुछ च्युइंगम, कुछ मटेरियल डाल दिया। अब आप ट्रैवल करके बाहर आए, आपके पास की है, मतलब इंसुलिन है, नाउ यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट दैट की इनसाइड दैट की होल, पर वो इतना ब्लॉक हो चुका है, तो अब आप नहीं खोल पा रहे। मतलब आपकी बॉडी इंसुलिन बना तो रही है, लेकिन वो लॉक नहीं खोल पा रहा। तो सेम तरीके से हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं, उसके ऊपर ये फैट की चर्बी कोटिंग बढ़ गई है। अब इस कोटिंग की वजह से ग्लूकोज बेचारा गेट पे खड़ा हुआ है, चाबी इंसुलिन आती है, लेकिन इंसुलिन इस लॉक को खोल नहीं पा रहा, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो अब ये क्या करेगा, ये जो ये ग्लूकोज है, ये ब्लड स्ट्रीम में चल जाएगा, ये ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहेगा, इसलिए हमेशा बढ़ा हुआ आएगा वो, इसलिए यूरिन से निकलता है, किडनी पे इफेक्ट कर रहा होता है, और ये बढ़ा हुआ ब्लड शुगर जो है, क्योंकि सेल तो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। अब जब सेल में नहीं जाएगा, आपने देखा होगा डायबिटीज़ में, भाई नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, बर्न होता है और हमें एनर्जी मिल जाती है। अब डायबिटीज़ में क्या हो रहा है, ग्लूकोज है आपके ब्लड में, 300 पड़ा हुआ है, लेकिन वो ग्लूकोज बेचारा सेल के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा होता। तो यहाँ पर ब्रेन को सिग्नल क्या जा रहा है कि ग्लूकोज अब बर्न नहीं हो रहा, तो अब बॉडी में एनर्जी कम रहेगी। जब एनर्जी कम रहेगी तो आपको बार बार क्रेविंग आएगी, नहीं आएगी। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट में, मतलब आपके अंदर फ्यूल की कमी नहीं है भाई, 300 ब्लड शुगर पड़ा हुआ है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट दैट ग्लूकोज इनटू एनर्जी, और बल्कि और फ्रीक्वेंट मिल खाए जा रहे हैं, बल्कि और, तो वो एक विशियस साइकिल शुरू हो जाएगी। फिर आप और ग्लूकोज कंज्यूम और खाना खाएंगे और इंसुलिन बढ़ेगा, और एक ट्रैप में इंसान फंसा रहता है। और जो मेडिसिन आप ले रहे होते हैं, वो इस पे काम नहीं करती, कोई मेडिसिन विसरल फैट नहीं हटाती। नहीं, तो फिर वो अपने ब्लड से शुगर को कैसे कम कर देती है? कैसे मतलब? मेडिसिन। हाँ, बहुत अच्छी बात कही। जैसे मेटफॉर्मिन का एग्जाम्पल लिया, राइट। तो मेटफॉर्मिन क्या करेगी, जैसे आप समझिए कि कोई गनमैन आता है, राइट, या फोर्सफुली मेटफॉर्मिन आएगी, तो वो इस सेल की जो के अंदर इंसुलिन रिसेप्टर है, इसको फोर्सफुली करके ग्लूकोज को थोड़ा ठूस के जुगाड़ करके जितना उसकी कैपेसिटी कर देगी। लेकिन ये थोड़ी लेवल के लिए होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, जब तक उस गोली का असर है। और बाय द टाइम ये जो एक्सेस ब्लड में शुगर था, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेडिसिन लेने से आपके ब्लड में शुगर कम होता है, बॉडी में नहीं होता है। ब्लड में शुगर कम होता है, बॉडी में, ब्लड में, क्योंकि ग्लूकोमीटर की रीडिंग देख के आप खुश हो जा रहे हो कि भाई मेरी 130 140 हो गई है, अब तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी एक गोली खा ली मैंने। ज़्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं। 2 साल 5 साल के बाद जब वो 1000 mg की टैबलेट होती है, 2-4
टैबलेट और जुड़ चुकी होती हैं, लेकिन वो शुगर जो थी उसने तो पूरा तबाही मचा रखी, आई साइट डैमेज होना शुरू हो गई, हार्ट की आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज डैमेज, किडनी डैमेज, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए डायबिटीज़ को साइलेंट किलर बोला जाता है, क्योंकि पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम तबाह हो चुका होता है, माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर पूरा। तो फिर अगर मान लो कि ये जो आप समझा रहे हो, तो फिर ये क्यों नहीं समझ में आता फिर लोगों को कि समझ में नॉलेज देखिए, या अवेयरनेस नहीं है या क्या? अवेयरनेस नहीं, सबसे बड़ी बात तो समझ जी अवेयरनेस नहीं है पहली चीज़। और मैं आपको बताऊं दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे देश की है, लोगों की पेशेंस नहीं है। उनको तुरंत चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। मतलब थोड़ा सा वर्कआउट करने के लिए, रील देखने के लिए 2 घंटे हैं, लेकिन आधा घंटे वर्कआउट करने के लिए नहीं है। दिक्कत ये है। तो मतलब ह्यूमन टेंडेंसी जो है, या हम बोलें कि आलस वो जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अपने आप को एजुकेट करने के लिए लोग टाइम नहीं डालते। बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह के पॉडकास्ट देखते होंगे, लेकिन उनके पास मूवी देखने के लिए, सीरीज़ देखने के लिए पर्याप्त समय होता है। दिक्कत ये है। तो पहला तो एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। दूसरा, मेहनत नहीं करना चाहते, तुरंत में कुछ मिल जाए, भले लॉन्ग टर्म में कुछ भी होता रहे, साइड इफेक्ट होते रहे। डायबिटीज की गोली से भी कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, एग्जांपल दे रहा हूँ भाई रीडिंग कम हो गई ना, इतना सेटिस्फेक्शन हो गया, बीपी खाया, बीपी की रीडिंग कम हो गई, तो जस्ट वो रीडिंग मैनेज कर रहे हैं बस, और क्या। क्योंकि बुखार में मुझे समझ में आ रहा है, जैसे मुझे फीवर है या मुझे सर्दी है, वायरल है, तो समझ में आ रहा है। मैंने इसलिए खाया कि 2 या 3 में मेरा फीवर कम हो गया, चला गया, तो अब मुझे अगले 2, 4, 6 महीने तक नहीं है। राइट। यहाँ पे तो डेली खानी है गोली। 100%। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताना मुझे आप कि जो आपने बोले ना कि ये 5 पिलर्स हैं, हाँ। राइट, जो 5 जो पिलर्स बताए, ये नॉर्मल है, राइट, ये फाउंडेशन ही है, फाउंडेशन। तो ये अगर मैं पूरा, जैसे जिसको भी डायबिटीज़ है, हाँ, ये 5 पिलर्स पे ध्यान देगा अगर, हाँ, तो 1 आध साल में या 6 महीने में काफ़ी हद तक हो जाएगा ठीक, या कुछ और? सुमित जी, हमारा जो प्रोग्राम है, राइट, जैसे ही लोग आते हैं, पहली बात तो होता क्यों नहीं है, मैंने बता भी दिया, सुन भी लिया, लेकिन होता क्यों नहीं है। हाँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न है 3 से 4 प्रॉब्लम है करंट लोगों के साथ में। जैसे किसी को डायबिटीज़ हुई, ठीक है, वो जाएगा फिजिशियन के पास, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, उन्हें बोल दिया भाई सुबह घूमना फिरना शुरू कर देना और थोड़ा खाने पीने पे ध्यान रखना। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई ट्रेनिंग एंड एजुकेशन नहीं है जो आपको एम्पावर करे और एजुकेट करे। तो ये सबसे बड़ी एक मिसिंग लिंक है करंट जो ट्रीटमेंट पार्ट है। इसी मिसिंग लिंक को दूर करने के लिए जो डायबीफी लाइफ ये सिस्टम क्रिएट किया है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। पहले तो एजुकेट करते हैं लोगों को कि भाई आप समझो अपने बॉडी के बारे में, इन 5 पिलर्स के बारे में। फिर एग्जीक्यूशन के लिए एक डेडिकेटेड अकाउंटेबिलिटी कोच होता है जो सुबह से लेकर शाम तक आपके पीछे पड़ जाता है। खाने का फोटो डाला कि नहीं डाला, डाइट टाइम पे ली कि नहीं ली, कोई क्वेश्चन क्वेरी है। तो जब एक डेडिकेटेड कोच होता है, जब एक डेली बेसिस पे ट्रैकिंग होती है और एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी बेस्ड होती है काम, तो हम इंसान लोग जो है ना, 3 इडियट मूवी देखोगे, एक दूसरे से इंस्पायर होता है, कंपटीशन रहता है, अरे यार सुमित भाई का 2 किलो वजन कम होगा, मुझे भी करना है, अरे इसकी इतनी शुगर कम हो गई, तो हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। लेकिन बाहर पेशेंट वाले सिस्टम में क्या होता है, आप देखो हॉस्पिटल में जाते हैं, बेचारा हर आदमी अपनी रिपोर्ट लेके बैठा रहता है, किसी को लेना देना नहीं है। लेकिन कम्युनिटी वाले मॉडल में आप एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट बोलें या सपोर्ट सिस्टम बोलें, ये मॉडल ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक माहौल मिलता है, कहते हैं ना, क्योंकि योर एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन विल पावर तो कई सालों से लगा रखी है भाई, सुबह से उठना है, लेकिन वो एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं करता। तो जब कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच रहती है तो एग्जीक्यूशन आसान हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाता है। जो खुद से करना बहुत डिफिकल्ट है, जो लोग के अंदर विल पावर है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूँ परमानेंट, महीने 2 महीने करके देख लें, सीख जाएं, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, लेकिन फिर भी जैसे आप बोल रहे हो कि मान लो कि अगर आपकी गाइडेंस में भी करते हैं, हाँ, या मान लो आपके जैसे कुछ और लोग हैं जो अगर मान लो इस तरह से सारी चीज़ें करेंगे जो आपने बोला है, यस यस, मान लो मैं कराता हूँ, आप कराते हो, राइट, और ऐसे पूरा सब कुछ करते हैं, तो 6 महीने में, 8 महीने में चेंजेस दिखेंगे। 6 महीने, आप 1 महीने के अंदर मैक्सिमम लोगों को 20-30% ब्लड शुगर रिड्यूस हो जाती है। 80% ज़्यादा लोगों की इंसुलिन बंद हो जाती है 1 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर 90% लोगों की मेडिसिन बंद हो जाती है, अभी तक का रिकॉर्ड है। 6 महीने में तो वो डायबिटीज़ वॉरियर बन के अवार्ड ले रहा होता है। आप भी हमारे रेडिट में आए थे, आपने देखा था कि कितने लोगों ने, मतलब 10-10 साल पुरानी दवाइयाँ चल रही थी, नाउ दे आर एब्सोल्युटली मेडिसिन फ्री। जो इंसुलिन जो आपने बताया ना, वो ताले पे जो वहाँ पे लॉक, विसरल फ्लैट जाम हो गया था, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको खोलने का उपाय, मतलब आप बोल रहे हो इससे वो वापस उस स्टेज में पहुंच जाए, पहले वाले नॉर्मल स्टेज में जाएगा, ये इसलिए सब कुछ आसान हो जाए। 100% रूट कॉज पे काम कर रहे हैं ना हम, स्ट्रेस के लिए, मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, गट हेल्थ के लिए काम कर रहे होते हैं, राइट, सारे पिलर्स पे काम कर रहे होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट
क्योंकि हम होलिस्टिक काम कर रहे हैं, हम सिर्फ रीडिंग मैनेज नहीं कर रहे हैं जो करंट हेल्थ केयर सिस्टम में लोग रीडिंग और मेडिसिन को मैनेज कर रहे होते हैं। हम एज अ होल देख रहे होते हैं कि भाई आपकी एरिया में लाइफ में कौन कौन सा पार्ट मिसिंग है, कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। सो बिकॉज ऑफ दैट इतने सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं लोगों को। तो बेसिक जैसे फिर से यही हुआ कि ये आपके जो आपने बताया कि जो दिक्कत इंसुलिन रेजिस्टेंस से जो दिक्कत हुई थी उसको ही ठीक कर देगा, बिल्कुल वही रूट कॉज पे काम कर रहे हैं। और वो नहीं करेगा, हाँ, जो मेडिसिन है वो उस पर काम नहीं कर वो रहा। टेम्परेरी सोल्यूशन है। क्योंकि एक सवाल पूछिए, अगर मेडिसिन ठीक करने वाली होती तो इतने सालों से आपके दवाइयों के डोज क्यों बढ़ रहे हैं? दवाइयाँ लेने के बाद भी हार्ट अटैक और किडनी फेल क्यों हो रहे हैं? एक कॉमन सा क्वेश्चन है, कॉमन मैन, लेमैन जैसा, मतलब कुछ को भी नहीं समझता होगा। तो भाई आप अगर कोई काम कर रहे हैं या जो भी मेथड फॉलो कर रहे हैं, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तब तो प्रॉब्लम आ रही ना। अगर वो दवाई काम कर रही होती तो आप ठीक हो गए होते, बंद हो जानी चाहिए थी। तो मैं ये बताऊं, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, पता है। एक 3D स्कैम बोलता हूँ जो अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम है। इसे बोलता हूँ डिजीज़, ड्रग एंड डायग्नोसिस। सबसे पहले तो बीमार होता है इंसान, पहले वहाँ पर जाता है, फिर उसकी डायग्नोसिस होती है, टेस्ट होता है, वहाँ पर कन्फर्मेशन मिलता है कि भैया ये आपको ये प्रॉब्लम है। तीसरा, उस बीमारी को मैनेज करने के लिए ड्रग दे दी जाते हैं। तो 3D ट्रैप में बोलता हूँ, राइट। अब ये ट्रैप का पर्पज़ पता क्या है? इस ट्रैप का पर्पज़ ये है कि मर्ज भी जिंदा रहे और मरीज़ भी जिंदा रहे और बीच में हमारा धंधा चलता रहे। 3 ऐसी इंडस्ट्री हैं जो पैरेलली काम कर रही हैं और आप देखें कि गज़ब का ट्रेंड है। हम ये बोलते हैं समीर जी कि हमने भैया बहुत तरक्की कर ली। मैं बोलता हूँ जी बहुत अच्छी बात है जी। किस बात की तरक्की करी? कि पिछले 10 सालों में इतने नए हॉस्पिटल्स खुल गए, इतने नए पैथ लैब खुल गए, हर साल तुम नई नई दवाइयाँ लॉन्च कर रहे हो। कभी आपने टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग पे देखा कि इंडिया में या वर्ल्ड वाइड इतने लाख लोगों ने दवाइयाँ छोड़ दी, इतने लाख लोगों का BP शुगर PCOD ठीक हो गया? कभी निकला न्यूज़पेपर में? नहीं, लेकिन अभी जैसे मान लो डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, राइट। तो अभी आपने बोला कि डायग्नोज तो करना पड़ेगा। हाँ, तो डायग्नोज तो करना तो डायग्नोज कर दिया, ठीक है, पर डायग्नोज करने के बाद सोल्यूशन क्या है? दवाइयों पर डाल दिया ना उसे। ओके हाँ, ओके तो आप बोलो कि डायग्नोज किया, लेकिन फिर तो आप नॉर्मल उसे ट्रैप पे ले आए ना आप। तो आप देखें कि अल्टीमेट गोल क्या है कि इस हम सभी लोगों से बड़ा मोटा पैसा बनाना, राइट। उनका इंटेंशन ये नहीं कि हम ठीक हो जाएं। 3 इंडस्ट्री आप देखिएगा जो बीमारियों का ग्राफ है, BP शुगर थायराइड PCOD ओबेसिटी, लाइफस्टाइल डिजीज़ का ग्राफ। सबसे पहले आप देखें फास्ट फूड इंडस्ट्री, ये जिस स्पीड से बढ़ रही है उस स्पीड से आप देखें लाइफस्टाइल डिजीज़ का ग्राफ बढ़ रहा है इंडिया में, ठीक है। तो पहले सरकार या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, पहले जहाँ पर फास्ट फूड ये इनके लाइसेंसिंग प्रोसेस है, इनको दबा दबा के मार्केट में एंट्री करा दी। हर जगह हर नुक्कड़ पे आपको ये फास्ट फूड मिल जाएगा, ठीक है। तो लोगों को ईजिली बीमार करने की तैयारी कर दिया आपने। अब जब लोग बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल में। तो अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल दिए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स खोल दिए। अब वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप इलाज कर, हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, वहाँ पर फिर दवाइयाँ लगेंगी, तो फिर आती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वहीं पर आपके टेस्ट होने वाले हैं। तो ये तीनों चारों इंडस्ट्री मिलके ये एक आम आदमी की बैंड बजाने के लिए, मतलब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी किडनी फेल हो रही है, आप कब जाओगे, आज जाओगे। मतलब इस इंडस्ट्री, इन तीनों को मिलाया जाए तो इनको हम और आप उनके लिए सिर्फ एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है कि भाई ये बंदा है, इससे हमें पैसे आएंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो मेरा यहाँ पर, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अपने दिमाग से ये तो निकाल देना कि सरकार को आपकी चिंता है या किसी कंपनी को आपकी चिंता है। आपको अपने फैमिली की, अपनी हेल्थ की खुद जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। आपको अवेयरनेस के साथ जीने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि बाहर तो आप ऐसे विज्ञापन देखेंगे, राइट। TV मतलब मूवी थिएटर में जाते हैं, वहाँ पर पहले ही ऐड दिखता है, कितना गंदा सा ऐड दिखाते हैं। भाई अगर आपको पता है कि इससे कैंसर हो जाता है तो बनाना ही बंद कर दो ना यार। बनाना बंद कर नहीं सकते क्योंकि मोटा पैसा आता है वहाँ से यार। हाँ, ये तो बहुत ही उल्टा है, मतलब डिजास्टर है। मैं बताऊँ, मतलब कितनी इलॉजिकल बात कर रहे हो आप। बता रहे हो कि प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन करना चाहिए, तो लाइसेंस कौन दे रहा है मुझे बताओ? आप ही दे रहे हो। है ना। तो जो गलत चीज़ है अगर उसे वहीं पर रिस्ट्रिक्ट कर दें, मतलब अगर आप पोटैटो चिप्स या जो भी जंक फूड बनाने वाली कंपनी जिससे हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, आप इतनी हैवी लाइसेंसिंग फीस रख दो, बर्गर पिज़्ज़ा की दुकानें ना खुलवाओ, राइट। वो महंगा कर दो, ऑर्गेनिक फूड सस्ता करो, सब्सिडाइज करो, हमारे किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था बना दो जिससे ऑर्गेनिक फूड सस्ता हो, आसानी हो, आम आदमी को ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो फिर ये क्यों कचड़ा खाएगा कोई? तो आप समझो ये सोची साजी साजिश है कि नहीं है? साला ट्रैप है ये। कि पहले ये परोसो लोगों को, फिर बीमार पड़ेंगे तो वहाँ आएंगे हॉस्पिटल्स में, फिर वहाँ दवाई कंपनी आएंगी। तो ये बहुत सोचा समझा एक बहुत बड़ा ट्रैप है, स्कैम है। अब ना एक चीज़ बताओ मुझे, राइट, कि ये तो समझ में आ गया, राइट। अभी
आप बोल रहे हो कि एक तो कुछ लोग जो 5% लोग ऐसे होंगे जी कि जो अगर इससे मोटिवेट हो गए और इन चीज़ों पे आपकी बात मान ली, जी। तो उसके बाद ये पहला स्टेप तो ये कि चलो तुम खुद से करो। अगर तुम मोटिवेटेड हो, तुम्हारे में वो डिटर्मिनेशन है राइट और वो इंटीग्रिटी है, खुद से कर लो, राइट। सेकंड स्टेज बताया कि मान लो कि कम्युनिटी के साथ जुड़ो, उससे ये फ़ायदा होगा कहीं ना कहीं हैंड होल्डिंग होगी और तुम्हें थोड़ा कोई कम्युनिटी वाले होंगे, मारने वाले, गाइड करने वाले, पुश करने वाले होंगे, राइट। तो उस हिसाब से एक बार 1-2 महीने आप चल जाते हो तो उसके बाद आदत बन जाती है, फिर आप 6 महीने में चल, और रिजल्ट आप बोलो कि 2 महीने में, 1 महीने में ही दिखेगा। मैं तो ये बोलता हूँ हमारा 1 मंथ का प्रोग्राम होता है, 1 मंथ प्रोग्राम का गारंटीड प्रोग्राम है। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो हम 1 से 2 महीने और एक्स्ट्रा करके देंगे। मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कि अगर आपने फॉलो किया प्रोग्राम आपको रिजल्ट ना मिले, एक्सपीरियंस करें, रिजल्ट मिले फिर आप आगे रिन्यू करा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सो नो डाउट अबाउट इट, फेल प्रूफ सिस्टम है बेसिकली। ठीक है, ठीक है। और ये अभी आपने एक बहुत अच्छी बुक लॉन्च करी है, मैंने पढ़ी भी, आधी पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी। ओके राइट। तो फिर जैसे ये वाला मेथड तो बताया आपने, तो ये कौन सी कैटेगरी के लिए है? इससे कैसे, मतलब इससे ये कौन सा, जैसे आपने बोला ना कि ये कैटेगरी ये है, कैटेगरी दूसरा वाला है, ये किस कैटेगरी की बुक जो है? हाँ, बेसिकली बुक का पर्पस क्या है समझ जी, कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो बिजी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो गांव में हैं, शहर में हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे कि मैं खुद से कर सकता हूँ, मतलब डू इट योरसेल्फ वाले लोग रहते हैं, ठीक है, या जो अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं, एम्पावर करना चाहते हैं, क्योंकि मैं लाखों करोड़ों लोगों तक नहीं जा सकता हूँ, राइट। जो फ्रेमवर्क मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो जो भी चीज़ें मैंने आज इस पॉडकास्ट में कही हैं, जो मेरे प्रोग्राम में बताता हूँ, उन सब का निचोड़ इस डायबिटीज़ वॉरियर बुक के अंदर है। और बड़े ही सरल और सिंपल तरीके से, कोई फैंसी मतलब चीज़ें नहीं है, कोई गैजेट्स नहीं है, बड़े आसानी से, हाँ मतलब है ना, पढ़ने में आसान है और इम्प्लीमेंट करने वाली। मतलब हर एक चैप्टर के पहले आपका असेसमेंट है कि आपकी करंट कंडीशन क्या है, ठीक है, आप अपने आप को समझिए और उसके हिसाब से आपके लिए क्या छोटे छोटे स्टेप्स आप ले सकते हैं। तो बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है। मतलब मैं ही आपके साथ फिजिकली नहीं रहूँगा, पर इस बुक के फॉर्म में आपके साथ रहूँगा और आपको गाइड करूँगा। तो एक बहुत सरल सिंपल इम्प्लीमेंटेशन गाइड है जो कोई भी इंसान पढ़ के एटलीस्ट इस जर्नी की शुरुआत कर सकता है। फिर मे बी अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल सपोर्ट या गाइडेंस की ज़रूरत है, देन वी कैन कनेक्ट। ओके, ओके। और थोड़ा सा आई मीन 10% हम बात कर लेते हैं थोड़ा जनरल नॉर्मल हेल्थ पे, ठीक है, right? ठीक है, बिल्कुल। तो जनरल वैसे है तो रिलेटेड ही, डायबिटीज से बहुत ज़्यादा रिलेट कर लोगे आप, जी। लेकिन एक चीज़ बताना कि एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है हिंदुस्तान में, जो मैं फेस करता हूँ, जो मेरे पास आते लोग, वो बोलते हैं, वो होता है मोटापा हाँ, और बेली फैट, यस यस, राइट। सबसे ज़्यादा बेली फैट कि सर सब कुछ ठीक है, सर पेट निकला हुआ है, राइट। तो इसके लिए भी वही जो आपने जो 5 तरीके बताए, वही तरीके, इसकी मतलब बेली फैट कम करना है मुझे, कैसे करूँ, क्या बताओगे? तो बिल्कुल देखिए, प्रिंसिपल वही है। और बेली फैट भी पार्ट ऑफ द बॉडी है, मतलब ये कोई अलग से चिपकाया फैट नहीं है, ठीक है। जैसे आप ही खुद बता दो कि ऐसा नहीं कि क्रंचेस करोगे तो बेली फैट जाएगा, आप ओवरऑल वर्कआउट करोगे तो ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शन करती है, फैट बर्न कर रहा होता है। तो बेली फैट के लिए सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे लगता है कि एक तो गट हेल्थ रिस्पॉन्सिबल है, स्लीप एंड स्ट्रेस। जो ज़्यादातर लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनको यहाँ पर फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा रहता है। तो ये जो की ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बेली फैट ज़्यादा है, तो कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन, ठीक है, वो करने हैं। और डाइट का मॉडिफिकेशन बहुत बड़ा हेल्प कर रहा होता है। प्लस कुछ स्पेसिफिक वर्कआउट हैं जो आपके इस बेली फैट को मेल्ट करने के लिए टारगेटेड वर्कआउट रहते हैं, वो अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है। बट अगेन, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज़ रिवर्सल का हो, चाहे बेली फैट निकालना हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन लेना हो, इट रिक्वायर्स ए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और गाइडेंस चाहिए, कोच चाहिए भाई। खुद से अगर हो जाता तो हर इंसान फिट हो जाता था। मैं 100% बिलीव करता हूँ आज विराट कोहली जस्ट बिकॉज उसके पास कोच है। हमें कई बार लगता है, मतलब मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, बहुत लोग ना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, है ना। तो एक बहुत अच्छी लाइन मुझे मिली ड्यूरिंग ट्रेनिंग अपनी, जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, कि उन्होंने बोला, कोच ने, कि अगर आपके माइंड में ये 3 शब्द है ना, तो आप ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे और साले फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, मतलब है ना, भटकती आत्मा रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। यू नो व्हाट दीज वर्ड्स आर? आई नो दैट। अच्छा सर, सुबह घूमने जाना, मुझे तो मालूम है, आई नो एवरीथिंग, मैंने तो वीडियो देख रखे हैं। प्रभु, नोइंग प्लस नॉट अप्लाइंग इज इक्वल्स टू नॉट नोइंग। मतलब आपने ज्ञान ले लिया है, लेकिन अगर उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं तो देयर इज ऑफ नो यूज। इवन इफ यू आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट बट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो भैया बंद कर दे इस वीडियो को, कोई मतलब नहीं है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे वो हेल्थ हो, लाइफ का कोई भी काम आप कर रहे हो,
कोई एक चीज़ पकड़िए, इस पूरे पॉडकास्ट में एक छोटी सी हैबिट आप ले लो, चाहे वो सलाद की हैबिट हो, चाहे वो गुड नाइट अलार्म लगाना, कोई एक छोटी सी हैबिट पकड़ो, 21 दिन करो, इम्प्लीमेंट करो, तो ही ज़िंदगी बदलने वाली है बाबूजी। अदरवाइज सिर्फ ज्ञान लेने से, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से ज़िंदगी नहीं बदलेगी। ये तो मतलब फंडामेंटल चीज़ है जो मैं बिलीव करता हूँ। ओके, और थोड़ा सा और पीछे चलते हैं अगर, जी। तो इस समय वो भी दिक्कत आ रही, राइट, कि पहले तो हमें होता था और ये वाला, अभी ओबेसिटी, मोटापा, राइट। और कुछ हद तक इवन डायबिटीज़ भी बच्चों में भी होने लगा है। तो ये तो पहले कभी नहीं होता था, बच्चों में तो डायबिटीज़ कभी नहीं होता था। बिल्कुल। आपके पास शायद कुछ केसेस आते होंगे कि बच्चों को भी डायबिटीज़ हो सकता है, उनका क्या लॉजिक होता है? देखिए, डायबिटीज़ ना दो तरह की होती है ना, टाइप तो कई सारे होते हैं, पर जो बच्चों वाली डायबिटीज़ होती है वो बाय बर्थ, जन्म से ही टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, और वो होती है ऑटो इम्यून की वजह से। ऑटो इम्यून। मतलब वहाँ पर हमारी बॉडी अपने ही अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है और पेंक्रियाज डैमेज हो जाता है, जिससे बच्चों में इंसुलिन जो बनना चाहिए था वो नहीं बनता, क्योंकि इंसुलिन की फैक्ट्री ख़राब हो गई है। तो उनके लिए फिर एक ही सोल्यूशन है, लाइफ टाइम इंसुलिन पे रहते हैं वो। लाइफ टाइम इंसुलिन पर रहते हैं। हाँ, इंसुलिन पे रहते हैं और कोई चॉइस नहीं है उनके पास। ठीक है। हाँ, हालांकि ये है कि जो प्रोटोकॉल्स हम बताते हैं वो प्रोटोकॉल से कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। इंसुलिन की जो डोसेस हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में वो कम होना शुरू हो जाती हैं, डिपेंडेंसी कम हो जाती है, क्योंकि बॉडी हील होती है, रिपेयर हो रही होती है, क्योंकि इंसुलिन के अपने साइड इफेक्ट हैं। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जो इंसुलिन पर जाते हैं, क्लिनिकल ट्रायल न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश्ड है कि उनकी हार्ट अटैक से डेथ की रिस्क बढ़ जाती है। ओके। यस, इंसुलिन क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है, राइट। तो इंसुलिन पे जो इंजेक्शन लेने वाले रहते हैं उनका वेट गेन होता है, साथ में उनको हार्ट अटैक की रिस्क, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की रिस्क बढ़ जाती है। तो एक तरफ आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, पर 4 नई प्रॉब्लम तैयार भी कर रहे हो, ये दिक्कत है। ओके। और मतलब वही सेम, मतलब बच्चों में मोटापा, बच्चों में ओबेसिटी, इसका अब बच्चों का भी अगेन देखें, पहले आप देखें आपके टाइम पे, मेरे टाइम पे तो हम कोई मोबाइल था नहीं, ठीक है, हम घूमने फिरने जाते थे, ठीक, मतलब शाम को स्कूल से आए, ट्यूशन से आओ, फिर घूमने फिरने निकल गए, मतलब घूमना फिरने से खूब खेलते थे, मस्ती करते थे, मतलब जब तक माँ बाप मार पीट के घर के अंदर नहीं घुसाते थे तब तक। एक वो ज़माना था, मतलब इतना टूट के खेलते थे। अब देखें आप, बच्चा स्कूल जाता है, सुबह उठा, फिर स्कूल से आने के बाद उसका कोई मोबाइल पे लग गया या कोई ऑनलाइन ट्यूशन होगा, मतलब फिजिकल एक्टिविटी मतलब 5% से 10% भी बची है। और आजकल स्कूल भी के अंदर भी वो गेम्स एक्टिविटी इतनी नहीं बची हैं, राइट, क्योंकि कैंपस ही इतने बड़े नहीं हैं। तो बच्चों का सबसे बड़ा कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, प्लस जो घर में खाना है पेरेंट्स का खाना है, क्योंकि अगर माँ बाप अगर जंक खा रहे हैं वही फिर बच्चा खाता है, वीकेंड पे भी वही खा रहे हैं, घर में कुरकुरे, चिप्स, नमकीन ये सब भरा पड़ा हुआ है आपके पास, तो बच्चे को लाड़ प्यार से वही खिला रहा है। तो बच्चे के कैंटीन में आप देखें तो वही टिफ़िन में आप क्या रख रहे हो, आज की माएँ भी सुपर मम हो चुकी हैं, मतलब उनको सुबह कष्ट होता है कि ढंग की चीज़ बना दें, ब्रेड जैम दे तो वो ब्रेड जैम दें। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चे की गलती नहीं है इसमें, पेरेंट्स इज़ रिस्पॉन्सिबल, खासकर पेरेंट्स हैं, उनकी बड़ी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर उन्हें आपको इन बीमारियों से बचाना, तो यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल, आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। ओके। ओके। और ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन, हाँ, जैसे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि बोलते हैं कि डायबिटीज़ जो है ये एपिक सेंटर, डायबिटीज़ है ये बहुत सारी बीमारियों का घर है, जड़ है। हाँ ये क्यों बोलते हैं? मतलब डायबिटीज़ से, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ है ना, हाँ, तो और कैसे, मतलब बाकी बीमारियां कैसे इससे बहुत ट्रिगर अच्छा क्वेश्चन है। देखें, समझे पहले तो डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ का रूट कॉज हमने समझा इंसुलिन रेसिस्टेंस। अब आप ये देखें कि मेन रूट कॉज जो है ना इंसुलिन रेसिस्टेंस ही है। यही इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से बीमारियां अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस होती हैं। किसी को हो सकता है पहले वो ब्लड प्रेशर के फॉर्म में दिखाई दे, किसी को हो सकता है फीमेल्स में वो पीसीओडी के फॉर्म में दिखाई दे, किसी को आर्थराइटिस के फॉर्म में दिखाई दे, किसी को अल्जाइमर के फॉर्म में दिखाई दे, फैटी लिवर भी होगा, किसी को फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। सो प्रॉब्लम मेन जो रूट कॉज है वो है एपिक सेंटर जो बोला जाए, कल्परेट जो है, मेन जो है ना, जो विलेन जो है वो है इंसुलिन रेसिस्टेंस। और इंसुलिन रेसिस्टेंस की कोई एक रीजन नहीं है, 2 रीजन नहीं है, देयर आर 7 डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस। 7 कारण होते हैं, क्या रीजन है? अलग अलग 7 डिफरेंट अलग अलग रीजन होते हैं। 4 होते हैं डाइट से रिलेटेड, ठीक है, 2 होते हैं आपकी फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड, और 1 होता है स्लीप और स्ट्रेस से रिलेटेड। तो 7 डिफरेंट कॉजेज हैं जिनकी वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस होती है, ठीक है। इनमें से कुछ कॉजेज तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लोग क्या है, 1-2 रीजन को एड्रेस कर रहे होते हैं, है ना। तो अब देखें, इंसुलिन रेसिस्टेंस आई, डायबिटीज़ आई। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जिससे पूरी पिक्चर क्लियर होगी। सुमित जी, जिस लेट्स एग्जांपल आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पर एक रोड होगी, ठीक है,
उस रोड पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलते होंगे, ठीक है, तो वो आपका एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ठीक, हमारे बॉडी में एक पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, कैपिलरी आर्टरीज एंड ब्लड वेसल्स। तो ये लेट्स एग्जांपल हमारी ब्लड वेसल्स है और इसकी इनर लाइनिंग है एंडोथीलियम, ठीक है। अब जो शहर की आपकी रोड बनी हुई है वो उसकी कैपेसिटी है कि इस पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर जाएगा, लेकिन अगर मैं उस रोड पर आर्मी का जो टैंकर होता है लोहे की जाली वाली वो चलाना शुरू कर दूँ, क्या होने वाला है? गाड़ी चलाऊंगा तो क्या हो जाएगा? रोड उखड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, ख़त्म हो चुकी होगी। ठीक वैसे ही डायबिटीज़ में क्या हो रहा है, जब आपकी बॉडी में जो हाई ब्लड शुगर लेवल्स रहते हैं, ये एक्सेस हाई ब्लड शुगर, राइट, एक्सेस ब्लड शुगर, ये आपकी इनर जो लेयर है ना इसको खोखला कर देते, छन्नी कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब सोचना, आपके सिटी में जब रोड उखड़ जाएगी, पूरी डैमेज हो चुकी है, तो वहाँ पर ट्रैफिक की स्पीड फास्ट होगी या स्लो होगी? बहुत स्लो हो जाएगी। स्लो हो जाएगी ना। आप सी डायबिटीज़ में क्या हो रहा है कि हमारा जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हो चुका है डैमेज। तो जो ट्रैफिक, मतलब हमारे बॉडी में सेल्स को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था, सब स्लो, पहुंचना चाहिए था और वेस्ट मटेरियल निकलना चाहिए था, वो सारा का सारा स्लो हो गया। तो जो ब्लड सप्लाई आइस पे जा रही थी वो वीक हो गई, तो आई साइट कमज़ोर, किडनी पे जा रही थी वो अफेक्ट, हार्ट पे जा रही थी, मतलब हमारी जो ब्लड वेसल्स थी वो जो इलास्टिक थी प्लास्टिक में कन्वर्ट हो गई, नैरो हो गई। और सबसे बड़ा डिजास्टर, डायबिटीज़ जब लगातार लंबे समय तक रहती है, दवाइयाँ इंसान ले रहा है, लेकिन इसके साथ भी हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। तो एक तो पहले हाथ पैरों में झुंझुनी आई, न्यूरोपैथी हो गई। एक होती है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। तो आपने सुना होगा हार्ट अटैक इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन वर्ल्ड वाइड। उसमें भी 40 to 60% डायबिटिक पेशेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हार्ट अटैक आता है नॉर्मल पर्सन को तो उसको ना सिम्टम्स आते हैं, लेकिन डायबिटीज़ में चूंकि वो सिग्नलिंग सिस्टम वीक पड़ चुका है, पता ही नहीं चलता, रात को सोए सुबह वर्मा जी नहीं मिले, शर्मा जी नहीं मिले। इसीलिए ये मल्टीपल ऑर्गन डैमेज करने वाली खतरनाक बीमारी है एंड पीपल टेक इट लाइटली कि बस गोली तो चल रही है। तो मैं तो देखो सबसे मतलब मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लास्ट वाला जो पैरा था, राइट, लास्ट वाला जो ये लास्ट के 5 मिनट थे, 4 मिनट थे, इसको तो ज़रूर आप 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइंड करके देखो, दिखाओ अपने आसपास के सभी लोगों को। और साथ ही साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉडकास्ट को भी, जो अभी आपने बोला था ना कि ये पॉडकास्ट देखिए कोई दूसरा पॉडकास्ट, मैं अगर मेरी बात मान लेंगे तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भले ही आप बार बार देखो, आप 10 पॉडकास्ट देखने की जरूरत नहीं है या 10 सिस्टम की जरूरत नहीं है। अगर इसको भी देख के और बार बार देख के उसमें एक एक चीज़ पिक कर लो। जैसे आपने बड़ा अच्छा बताया कि चलो इतना कर लो ना कि अगर पॉडकास्ट देख लिया तो रात में अलार्म लगाना ही सीख लो बस। हाँ, तो इससे भी हम जीत गए, राइट। और फिर कभी कोई एक और हैबिट बना लो। एक बार में सारी 5 चीज़ नहीं ठीक कर सकते, बिल्कुल, तो धीरे धीरे ठीक कर लो, खुद से कर रहे हो तो, लेकिन करो। क्योंकि बहुत मतलब वो डायबिटीज़, आप बोलो कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, ये खाली डायबिटीज़ नहीं है, ये फिर आपको ख़त्म ही कर देगा, खोखला कर देगी, ख़त्म कर देगी, राइट। सो आई होप कि मतलब क्लैरिटी मिलेगी, सभी को क्लैरिटी मिलेगी। और मैं तो बोलूँगा कि हस्बैंड को अपने जो भी आपके घर में है, राइट, जो भी है, जब ये सबको दिखाओ आसपास में जो सही वाले लोग हैं, जो जिनका आप भला चाहते हो उनसे शेयर करो, जिनका भला नहीं चाहते उनसे शेयर मत करो, राइट। और बस थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सुमित भाई।